Assalamu alaikum students. Welcome to the third lecture of our uh, pre-recorded uh, lectures of electronic circuit design ELE 402 course. अच्छा, तो आपको जो है पिछले लेक्चर्स में जैसे आप देख सकते हैं आपको कॉमन बेस और कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर का जो है वो सारा आपको उससे रिलेटेड बता दिया गया। और उससे पहले जब रेगुलर लेक्चर्स हो रहे थे तो आपने जो है कॉमन एमीटर और कॉमन एमीटर विद डीजनरेशन रेजिस्टर्स का भी कर लिया था। तो अभी जो है ये इस करंट लेक्चर के अंदर जो है हम यहाँ पे मूव करेंगे अब आगे बीजेटी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के ऊपर, जहाँ पर आपके पास जो है एक की बजाय एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स जो हैं या ये एम्पलीफायर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इकट्ठे कनेक्ट की गई। तो यहाँ पे जो है बीजेटी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से रिलेटेड आपको चैप्टर 7 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बाय सदरा स्मिथ, वहाँ पे आपको जो है ये मटेरियल मिलेगा और ये CL1 के सेक्शन 3 में से है। अच्छा जी, अभी हम जो है जो पहली एक मल्टी स्टेज कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे है फिगर 7.38A, ठीक है, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक Q1 हमारे पास ट्रांजिस्टर है और एक Q2 हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये नहीं पता, नॉर्मली जब आपको क्वेश्चन कोई गिवन होगा तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, आपको सिंपली ये सर्किट एक इस तरह का मिलेगा जिसको आपने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि हमने पहली चीज़ ये वैल्यूएट करनी है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो वो चेक करने के लिए हम देखते हैं कि जी हमारे पास ओवरऑल जो इनपुट है वो यहाँ पे है, ओवरऑल जो हमारे पास आउटपुट है वो इधर है, और इसके अलावा जो है जो पहली स्टेज है Q1 उसके अंदर हमारे पास Q1 की आउटपुट कलेक्टर पे तो है नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई से लगा है, तो इसका मतलब एमीटर पे है। तो इस पॉइंट से आपके पास आउटपुट इसकी आ रही है। तो अगर आपने बेस पे इनपुट दिया है मीटर से आपके पास आउटपुट आ रही है, तो ये पहली स्टेज आपके पास कॉमन कोलेक्टर स्टेज है, CC1 लिख देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आप हैं सेकंड स्टेज में हम देखते हैं तो यहाँ पे इनपुट हमारे पास बेस में आ रही है और आउटपुट हमारे पास जो है कलेक्टर से आगे जा रही है। तो जिसका मतलब है कि ये आपके पास कॉमन एमिटर स्टेज है, और क्योंकि यहाँ पे डीजेनरेशन रजिस्टर कैपिटल RE अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सिंपल कॉमन एमिटर स्टेज है। गुड। अच्छा जी, ये हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, पहली चीज़ एक जो आपने पहले लेक्चर्स में सीखी हुई है वो आपके पास है कि कैसे डीसी एनालिसिस करते हैं। तो सिंपल सर्किट्स में तो आप डीसी एनालिसिस करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ये सर्किट अवेलेबल है इसमें मल्टी ट्रांजिस्टर हैं, दो करंट सोर्सेज लगे हैं, तो ये रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक तरीके से हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे कि ये कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें अब पहली जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि बायसिंग में हमने निकालना क्या है। हमारा अ, मकसद क्यू पॉइंट के अंदर VCE और वो सब कुछ भी एवेल्यूएट आपने करना होता है, लेकिन यहाँ पे जब एक करंट सोर्स लगा हो तो इसका मतलब है कि आपके पास दोनों ट्रांजिस्टर मोर लेस ऑपरेशनल स्टेज में होंगे। जो आपने चीज़ निकालनी है वो है कलेक्टर करंट IC1, ठीक है। तो ये हो गया IC1 आपने निकालना है, और सेकंड आपने निकालना है सेकंड ट्रांजिस्टर के केस में IC2। ये हमने इसलिए पैरामीटर निकालने हैं कि इनको इस्तेमाल करते हुए हम आगे एवेल्यूएट कर सकते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर्स जैसे कि GM और बाकी इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अभी ये इनिशियल जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ एक जेनेरिक सॉल्यूशन है डीसी एनालिसिस का, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स का बीटा और सब कुछ डिफरेंट है। अच्छा जी, अब इस ट्रांजिस्टर में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो हमें सीधा देखते ही नज़र आ रहा है कि IC2 इज इक्वल टू I2 जो सप्लाई करंट लगा है। तो यहाँ पे तो हम इसी के थ्रू GM और बाकी पैरामीटर्स निकाल लेंगे। जो इशू हमारे पास आता है वो आता है IC1 का, कि अब ये जो IC1 है इसको कैसे एवेल्यूएट किया जाए, क्योंकि ये IC1 जो है ये एवेल्यूएट करने के लिए आपको इधर से तो करंट पता नहीं, तो इस नोड पे आपने करंट चेक करना है कि क्या है।
अब इस नोड के ऊपर हमें जो नज़र आ रहा है कि 3 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच से मीटर करंट है, एक ब्रांच में I1 है और तीसरी ब्रांच इधर को जा रही है। तो हमें ये करंट निकालने के लिए, जो कि हमारे पास IE1 है, ये करंट हमें निकालने के लिए पहले हमें ये वाला करंट इस ब्रांच में निकालना होगा, ये कि ये क्या है। तो ये हम सिंपली निकाल सकते हैं IC2 अगर यहाँ पे है तो ये जो करंट होगा ये आपके पास IC2 ओवर बीटा 2, IC2 ओवर बीटा 2, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ये क्यों होगा, क्योंकि ये बेस करंट है, ये कलेक्टर करंट है, और जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट से बीटा टाइम्स स्मॉलर होता है। तो जब ये आपके पास इधर से करंट आ जाता है तो ये IE1 आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, जो कि I1 प्लस IC2 ओवर बीटा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया IE1 इज इक्वल टू I1 प्लस IC2 जो है वो आपके पास I2 के बराबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बीटा 2 हो गया। ये चीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद है कि अब ये IE1 है, तो आपने जब कलेक्टर करंट निकालना है तो एमिटर करंट और कलेक्टर करंट का क्या रिलेशन होता है। कलेक्टर करंट एमिटर करंट टाइम इसको जो है अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये कलेक्टर करंट आपके पास बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि IC1 इज इक्वल टू अल्फा 1, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है I1 प्लस I2 ओवर बीटा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो चीज़ हमारे पास क्या है, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर से जो आपने वैल्यूएट किया है, जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं वो आपके पास डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा 1 बीटा 1 से निकलेगा और अल्फ़ा 2 या बीटा 2 जो है वो सिर्फ सेपरेट है। सो ये है जेनेरिक केस के अंदर। पर हमारे पास ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि अगर आपके पास जो है बीटा 1 और बीटा 2 दोनों जो है, बीटा 1 अगर जो है वो मच मच लार्जर देन 1 है, और इसी तरह बीटा 2 इज मच मच लार्जर देन 1, ठीक है। अगर ये आपके पास कंडीशन आती है इफ के साथ, तो उस केस में आपके पास रिजल्ट क्या बनता है कि जी अगर बीटा 1 और ये दोनों काफ़ी बड़े हैं तो ये जो पिछली टर्म है इसके अंदर आप नेगलेक्ट कर देंगे I2 ओवर बीटा 2, ठीक है, क्योंकि I1 के मुकाबले में या I2 के मुकाबले में बीटा काफ़ी ज़्यादा है, तो इस टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या चीज़ आएगी, और यहाँ पे भी I1 उसके बराबर आ गया। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जी अगर बीटा काफ़ी बड़ा है, बीटा 1, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा 1 के करीब होगा, तो इस टर्म को भी आप नेगलेक्ट करके यहाँ पे 1, ये 1 के मतलब बराबर आ जाएगा। एंड रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे IC1 इज इक्वल टू I1, ठीक है, इन केसेस के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़, और ये सर्किट के ऊपर अगर इसी को देखें तो वो आपके पास ये मतलब बनता है कि जी आपने ये वाला करंट नेगलेक्ट कर दिया। एक्चुअली ये करंट फ्लो करेगा। कुछ एग्जाम जो आपको असाइनमेंट दी गई थी, असाइनमेंट 1 में मेरे ख्याल में क्वेश्चंस कुछ थे जिसमें मल्टीपल 3 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस तरह के केसेस में आपने जो है इस करंट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और मतलब कि अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप, जहाँ पे हमें पता हो कि बीटा अगर ज़्यादा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जी इधर से कम करंट फ्लो करेगा, ये इसके बराबर है और ये तकरीबन उसके बराबर है। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ये चीज़ करेक्ट है, और ये पूरा प्रोसेस मैंने इसीलिए किया है कि आपको पता हो कि किन केसेस में आप ये वाली जो है अजम्पशन आप ले सकते हैं और किन केसेस में ये वाली अजम्पशन आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो एंड पे ये हमारे पास चीज़ें आ गई। तो फर्दर जब हमने निकालना है
GM1 अगर आपने निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाय VT थर्मल जो है वो आपके पास आ गया GM1 के केस में। और इसी तरीके से आपके पास जो GM2 है वो आपके पास बराबर हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाय VD। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि हमेशा मल्टी ट्रांजिस्टर या कॉमन कलेक्टर कॉमन एमिटर का सर्किट हो तो ये इसी तरीके से दो करंट सोर्स लगे हों। हज़ार मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके पास जो है ये चीज़ बन सकती है, लेकिन मैंने आपको जो है ये एक इस कॉन्फ़िगरेशन में बताया कि कैसे सॉल्व करना है और जनरली यही टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है कि मार्क करें कि जी बायसिंग के लिए करंट कैसे निकालना है और स्टेप वाइज मूव करना है। अगर आपको डीसी एनालिसिस करने का प्रॉपर कहा जाए, अगर आपको कहा जाए या डायरेक्टली आपको सर्किट पे नज़र आए कि जी बीटा काफ़ी हाई है और काफ़ी चीज़ें आपको पहले से जो है पता है, तो उस केस में आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इस पूरे केस के अंदर डीसी एनालिसिस। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद यूज़ करूँगा। एक एग्जांपल आ गया उसके साथ मैं इसको यूज़ करूँगा एसी एनालिसिस के लिए। पर ये डीसी एनालिसिस के बाद हम जो है कुछ एक ऑब्जर्वेशंस आपको जो पहले बताने वो ये कि द ट्रांजिस्टर Q1 यहाँ पे जो एम्पलीफायर एक बना है जिसमें Q1 हमारे पास जो है वो कॉमन कोलेक्टर है, एमिटर फॉलोअर, और जबकि जो Q2 है वो कॉमन एमिटर स्टेज है। This circuit has two main advantages over the common emitter. First, the emitter follower increases the input resistance by a factor equal to beta 1 plus 1. As a result, the overall voltage gain is increased, especially if the resistance of the signal source is large. अच्छा, तो पहली चीज़ क्या है कि कॉमन एमिटर आमतौर पे अगर आपने यूज़ करना हो, ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस आप जो यहाँ से देखते हैं वो आपको क्या नज़र आएगी। ठीक है, लेट्स से ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हम जो है निचला हिस्सा ग्राउंड कर देते हैं, ये हिस्सा लोड और रेजिस्टर्स उनको लगाए, तो इधर से देखने पे आपको आर पाई नज़र आएगी बेस टू एमिटर। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आर पाई और इधर से आपके पास ये आर ई एक लगा होगा, उन दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल लगना है और उसने फर्दर बीटा 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है, जिस चीज़ को इधर बताया गया और आगे एग्जांपल में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये उस चीज़ की बात की है। सेकंड, बैंडविड्थ से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि इसी कोर्स में आप अगले जो है आखिरी सेक्शन के करीब जो है वो देखेंगे कि जी बैंडविड्थ कैसे जो है वो इम्पैक्ट होती है। लेकिन आप ओप एम्प्स के केस में देखेंगे तो एग्जैक्ट ट्रांजिस्टर्स की बैंडविड्थ के ऊपर हमने नहीं स्टडीज़ को डेफिनेटली करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या किया गया है कि हमारे पास I1 I2 जो इधर करंट सोर्स इधर लगा था और इधर जो करंट सोर्स लगा था उन दोनों की वैल्यू हमें बताया गया है कि वो 1 मिली एम्पियर है, और जो बीटा है ट्रांजिस्टर्स का दोनों का बराबर है और वो 100 है। एडिशनली हमें बताया गया है कि जब हम इनपुट रेजिस्टेंस हमने हमसे पूछी गई है और ओवरऑल वोल्टेज गेन इस पॉइंट से आउटपुट तक का पूछा गया है। हमारे पास आर सिग्नल जो है और आर लोड दोनों जो हैं 4K और 4K के बराबर है, और फर्दर हमें कहा गया कि ये जो भी रिजल्ट्स आते हैं इनको हम कंपेयर करें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ऑपरेटिंग अंडर द सेम कंडीशंस। ठीक है, मतलब कि ये जो स्टेज है इसके बगैर वाली केस है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो ये सर्किट एक बना हुआ है, सर्किट फॉर एग्जांपल 7.7, यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ये एसी के केस में बना है आपके पास। ठीक है, एसी मोड में, ये जो है डीसी में है, तो इसी को जब आप एसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये करंट सोर्स आपके पास जो है दोनों ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों हिस्से जो हैं ये मिल के आपके पास ग्राउंड के अंदर हो जाएंगे, तो ये जो सर्किट है ये आपके पास उसी इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इन्होंने टोपोलॉजी भी सर्किट की चेंज की और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर से इन्होंने पूछी हुई हैं कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, फाइन। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो दोनों मॉडल्स जो आपके पास ट्रांजिस्टर हैं इन दोनों को हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे। अच्छा, अब कॉमन एमिटर के केस में जहाँ पे हमारे पास जो है एमिटर टर्मिनल ग्राउंड हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते होते हैं, वहाँ पे हम पाई मॉडल यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो अगर ये टर्मिनल ग्राउंडेड है, पाई मॉडल ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरे केस में अगर आपके पास ट्रांजिस्टर है जिसके मीटर जो है वो ग्राउंडेड नहीं है बल्कि किसी और चीज़ से कनेक्टेड है, जैसे कि इधर आपके पास एक और ट्रांजिस्टर है, तो इस केस में जो है जो बेहतर मॉडल है वो है आपके पास टी मॉडल। तो हमने जो Q1 के लिए, ठीक है, तो हमने जो है Q1 जो है हमारे पास, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसको दोबारा, हाँ जी, जो ये Q1 है हमारे पास, इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं टी मॉडल, जबकि जो हमारे पास Q2 है उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं पाई मॉडल, क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है और जिसमें एमिटर ग्राउंडेड है और ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम इसको जब कनेक्ट करना है तो उसके अंदर देखेंगे, एक ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मूव करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आगे सर्किट में चीज़ें लगानी। ठीक है, तो ठीक है, ये Q1 Q2 उसी तरीके से लिखा है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, पहली चीज़ है कि हमारे पास इधर से आगे क्या कनेक्टेड है। हमने पिछले सर्किट में देखा था, तो हमारे पास इधर से पीछे कनेक्टेड है आर सिग्नल, और यहाँ पे जो सप्लाई लगी थी उसकी जगह जो है मैं इस तरह से बना देता हूँ। टॉप वाला हिस्सा हमारे पास अब हो जाएगा ग्राउंडेड। ठीक है, ग्राउंडेड कैसे होगा, ग्राउंडेड इसलिए हो जाएगा कि आपने जो है एसी मॉडल के अंदर इसको सप्रेस कर दिया। फिर आपके पास क्या आता है कि जी एमिटर टर्मिनल का है, ये वो आपके पास कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो एमिटर टर्मिनल है वो आपके पास बेस से कनेक्टेड है सेकंड स्टेज की। ठीक है, ये आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो Q2 है उसको नीचे से आपने ग्राउंड से कनेक्टेड है उसका एमिटर। ठीक है, और जो फाइनल आपके पास है आउटपुट साइड। अब आउटपुट साइड के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास लोड रजिस्टर कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ये लोड रजिस्टर कनेक्टेड नहीं होगा तो ये ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट के अंदर इन्फिनिट गेन या बहुत अजीब से आपके पास रिजल्ट आने थे और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो लोड रजिस्टर हमारे पास यहाँ पे ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये लोड रजिस्टर जो है आर एल इज इक्वल टू 4K, यहाँ पे जो है हमारे पास आर सिग इज इक्वल टू 4K, आर सिग्नल हो गया। और इसी तरीके से जो वोल्टेज सप्लाई आपके पास है वो वोल्टेज सप्लाई आपके पास है स्मॉल वी से, जो कि आपने सिग्नल के तौर पे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब यहाँ पे हमने जो डीसी एनालिसिस किया था वहाँ पे हमारे पास करंट्स अवेलेबल थे, तो वो हमारे पास था I1 इज इक्वल टू, अभी ये गिवन है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, ये हमारे पास 1 मिली एम्पेयर के बराबर है। जब ये दोनों 1 मिली एम्पेयर के बराबर हैं, और हमने अभी पहले प्रूव कर लिया था कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है I2 जो है ये सेकंड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है, और I1 जो है ये पहले ट्रांजिस्टर का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कलेक्टर करंट है। तो GM1 इज इक्वल टू, बल्कि इसको GM कर लेते हैं क्योंकि दोनों का बराबर होगा, वो हमारे पास आ जाएगा I1 कर लें, I2 कर लें, ठीक है, एक ही है, डिवाइडेड बाय थर्मल वी थर्मल। तो ये आई जितने भी हैं ये 1 मिली एम्पेयर के बराबर है, और वी थर्मल हमारे पास है 25 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर आती है, ये हमारे पास बराबर आती है 1/25 ओहम्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। दूसरी चीज़ है कि हमने इधर आर ई निकालना है, आर पाई निकालना है, तो आर ई जो है वो भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आर ई
हमारे पास जो है वो हमारे पास आएगा अल्फ़ा ओवर जी एम। अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर जी एम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ओहम। इसी तरह जो है आर पाई जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगा बीटा +1 टाइम्स आर ई। ठीक है, बीटा +1 टाइम्स आर ई, जो कि हमारे पास बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा बीटा क्योंकि 100 है तो ये 2.5 किलो ओहम के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल वैल्यूज आ जाती हैं आर ई की। ठीक है, इसकी जी एम की। तो इनको जो है हम मतलब के यूटिलाइज करेंगे, ये आपने याद रखना, जी एम की वैल्यू को भी और बाकी सब कुछ भी। ठीक है, तो डीसी एनालिसिस का पोर्शन हमने कर लिया, Q1 Q2 और बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो अब आगे हम जो है एवेल्युएट करेंगे जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। पहली चीज़ हमसे पूछी गई है इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इस टर्मिनल से आगे की तरफ होगी। तो ये हम कैसे एवेल्युएट करें? अब ये इनपुट इधर से आगे देखना है, तो वो हमें पता है कि बीटा +1 टाइम्स ये रेजिस्टेंस होगी। तो जो भी ये रेजिस्टेंस आएगी उसको बीटा +1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले इधर लिख देता हूँ बीटा +1। याद रखें कि अगर ये ट्रांजिस्टर्स दोनों का बीटा डिफरेंट है तो ये आपके पास बीटा 1 और इस तरह से लिखना लाजमी है। मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि जी यहाँ पर से जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो क्या आपके पास आर ई प्लस आर पाई। अब इस आर पाई को बीटा +1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले ही बेस की पर्सपेक्टिव से है और एमीटर जो है ये ग्राउंडेड है, तो हम इधर से नहीं देख रहे। ठीक है, हम यहाँ से नहीं देख रहे रेजिस्टेंस, बल्कि हम इस पॉइंट से देखने पे ही आर पाई नज़र आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इधर लिख देंगे, ये नीचे कर देते हैं इसको, आर ई प्लस R_पाई। ठीक है, और ये सब कुछ जो है आपके पास ये टोटल ये बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू आर इन इनपुट रेजिस्टेंस के ये चीज़ बराबर आ जाएगी। फाइन, अब हमारे पास जो है वैल्यूज हमें पता है आर ई प्लस आर पाई है। आर पाई हमारे पास कितनी है? ये है 2.5 किलो ओहम और आर ई हमारे पास 25 ओहम है। तो हम इसको जो है यहाँ पे दोबारा अगर लिखें आर इन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली करें तो बीटा को हम तकरीबन 100 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और आर ई प्लस आर पाई 25 ओहम जमा 2.5 के को अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलो ओम कह सकते हैं। और ये इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है 250 किलो ओम बन जाती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली ये ज़्यादा है। अगर आपने ये वाली स्टेज ना लगाई होती कॉमन कलेक्टर की, तो आप खाली यहाँ से देख रहे होते हो, यहाँ से देखने पे रेजिस्टेंस 2.5 के थी, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो गई, या 101 टाइम्स अगर 1 को इंक्लूड करते हैं। और यही बात आपके पास यहाँ पे इधर लिखी हुई है कि ये इस स्टेज का एक जो है मेजर एडवांटेज है। गुड, जो सेकंड चीज़ हमसे पूछी गई है वो हमसे पूछा गया है ओवरऑल वोल्टेज गेन का। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो ओवरऑल वोल्टेज गेन कितना आएगा। तो अब ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये आर सिग्नल और आर एल और ये सारा कुछ इंक्लूड करके प्रॉपर सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं कि हम ना लेबल कर देते हैं जो ये वाली जो वोल्टेज है वी बी ई, तो खाली इस आर ई के क्रॉस थी ना,
लेकिन अगर हमने नोड के ऊपर वोल्टेज देखनी हो तो नोड पे जो वोल्टेज आएगी वो हम कह देते हैं VI1, बल्कि VI कह देते हैं, ठीक है। ये VI आपके पास है बेसिकली ये वाला पॉइंट, और दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल इसका जो है वो ग्राउंड के साथ है, ठीक है। मतलब कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जो टोटल ओवरऑल आपके पास वोल्टेज आ रही है वो VI है। तो हमने ये वैल्यूएट करनी है। अब ये VI हम कैसे वैल्यूएट करें V सिग्नल को देखते हुए, तो उसका तरीका हमारे पास सिंपल ये है कि यहाँ पर से 4 किलो ओहम है और आगे से देखने के ऊपर जो टोटल आ रही है वो हमारे पास 250 किलो ओहम थी अप्रोक्सीमेटली। तो दो रेजिस्टर्स लगे हैं और ये इस नोड पे वोल्टेज चाहिए, तो हम सिंपल जो है वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। अच्छा, अब चीज़ क्या है कि ये 4K है और यहाँ से देखने पे 250 किलो ओहम इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि आप 4K के इफेक्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशंस के अंदर, और तकरीबन ये चीज़ करेक्ट है कि VI इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V सिग्नल। अच्छा, पहली स्टेज का हो गया, गुड। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करंट जो कलेक्टर का निकालना था, ठीक है। तो वो कलेक्टर करंट डिपेंड कर रहा है VBE पे, तो आपने ये वोल्टेज निकालनी है इसके क्रॉस। अब यहाँ पे भी फर्दर ये जो रेजिस्टेंस है ये आपके पास है 25 ओहम्स RE, और ये है 2.5 किलो ओहम। तो जब इस पॉइंट के ऊपर VI आपके पास आगे, आपको ये वाली जो है वोल्टेज VI ही है पता है, तो आगे दोबारा वोल्टेज डिवाइडर लगेगा। लेकिन 25 ओहम और 2.5 किलो ओहम जो है ये 100 टाइम्स इनमें फ़र्क है आपस में। तो यहाँ पे भी आप जो है इस वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और आपके पास जो ये VBE है इस नोड के ऊपर, तो वो VBE भी तकरीबन VI के बराबर होगी। VBE इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू सिग्नल। मतलब कि आपके पास इस स्टेज से यहाँ तक कोई भी वोल्टेज ड्रॉप आया ही नहीं, ठीक है। ये वोल्टेज डायरेक्ट जैसे यहाँ तक पहुँची, ये फ़ायदा हुआ है आपको इस कॉमन कलेक्टर या वोल्टेज फॉलोअर, इसमें इस नोड तक ये वोल्टेज, ये उसी वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। आगे फिर आपने कलेक्टर करंट निकालना है इसका सेकेंड स्टेज का। यहाँ पे हम AC में बात कर रहे हैं तो मैं IC छोटा करके लिखता हूँ, IC2 लिख देते हैं। तो वो हमारे पास था GM VBE था, VBE हमारे पास V सिग्नल के बराबर है, ठीक है। तो अब ये करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होगा, और ये करंट किधर से फ्लो करेगा, ये करंट आपके पास फ्लो करेगा इस लोड रेजिस्टर में से। और जब इसने लोड रेजिस्टर में से फ्लो करना है तो यहाँ पे फर्दर आपको जो है लगाना पड़ेगा ओहम्स लॉ, जो कि आपको बताता है ज़ीरो आपके पास टेल के ऊपर है, माइनस इस पॉइंट पे जो ये वोल्टेज है आपके पास वो है V आउटपुट, माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू GM VBE, ठीक है। करंट जो फ्लो कर रहा है GM टाइम्स VBE जो कि V सिग्नल के बराबर है, टाइम्स, और जो लास्ट पैरामीटर है वो ये लोड रेजिस्टर का है, ठीक है, RL। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे रिलेशन इसका आ जाता है। अब यहाँ पे ये V आउटपुट था तो ये आगे जाके नेगेटिव साइन आप अगली साइड पे ले जाएं और वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो ये आपके पास बन जाता है, ओम्स में लिख रहा हूँ मैं, 4000 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ये रेजिस्टर्स, ये GM RL है, और ये सारी टर्म इस तरीके से आएगी, और यहाँ पे आप डिवाइड कर देते हैं V सिग्नल से, और याद रखें कि इधर नेगेटिव साइन भी एक है, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप प्लेस करते हैं तो आपके पास ये इसके बराबर आता है, -4000 ओवर
25 जो कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा -160 वोल्ट पर वोल्ट। अब ये मतलब कि आपके पास रिलेटिवली काफ़ी अच्छा जो है एक रिजल्ट आ गया इस केस में ओवरऑल वोल्टेज गेन का। इसको जीबी आप कहेंगे। ठीक है, ये मैं लिख भी दूँ इधर। ये हमारी जो नोटेशंस है उसके अंदर ओवरऑल वोल्टेज गेन को जीबी। तो ये चीज़ हमने वैल्यूएट कर ली। नाइस। उसके बाद जो हमारे से एक लास्ट केस में उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा है कि अब यही सारा कुछ वैल्यूएट करें लेकिन बगैर जो है कॉमन कलेक्टर के, सिर्फ और सिर्फ ये Q2 वाली स्टेज लगी हो तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बाकी सारा हम अपना रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम आर सिग्नल लगा देते हैं और ये हमारे पास जो है दिस इज V सिग्नल एंड दिस इज आर सिग्नल जो कि हमारे पास 4K के बराबर है। ठीक है, और इस केस में जो है VB और बाकी सारा कुछ उसी तरह से है। तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ हमने रिमूव कर दिया, तो उसी तरीके से रिजल्ट आएगा। हमें बल्कि डायरेक्टली ही याद है कि रिजल्ट इसका ओवरऑल गेन का किस तरह का होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को सॉल्व किया हुआ है। डायरेक्टली चाहे वो आप लिख दें, वरना दूसरे केसेस में आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इन एनी केस अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि जी ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जो VBE यहाँ पे वोल्टेज है, क्योंकि इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में है, तो वो आपके पास आएगी वोल्टेज डिवाइडर लग के। तो वोल्टेज डिवाइडर जब आपके पास लगेगा तो वो उसके हिसाब से VBE इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ऊपर आप लिखेंगे R पाई को, जो कि आपके पास है 2.5 के, मैं 2.5 खाली लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस 2.5 प्लस 4K। ठीक है, ये आपके पास टोटल आ गए रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से रेशियोज उनकी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा V सिग्नल। तो ओवरऑल जो है ये एक नंबर आ गया। तो ये आपके पास बनेगा कि VBE इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5/13 ये रेशो मैंने उन्हीं नंबर से निकाली है, टाइम्स V सिग्नल। ठीक है, तो ये वाली एक जो टर्म है वो आपके पास यहाँ से इस तरफ को आ रही है। तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म पहले नहीं आ रही थी, यहाँ से आगे उसी तरह सॉल्व होगा। आपने जो है GM माइनस GM RC से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो है, अगर हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो जो अटेन्यूएशन आपके पास रेजिस्टर्स की रेशियो से आती है वो है 5/13। तो इसका मतलब है ये 160 के मुकाबले में आपके पास जो है 5/13 टाइम्स लोअर जो है गेन आएगा। तो ये मैं लिख भी देता हूँ कि GB, इसको GB2 खाली कह देता हूँ मैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स 160 बाय 13 वोल्ट पर वोल्ट, क्योंकि सेकंड स्टेज के अंदर जो है इधर से आगे का गेन वो इसी तरह से रहेगा। तो ये आपके पास आ जाता है दूसरे केस में गेन। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है ये कॉमन कलेक्टर लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि गेन हमारे पास तकरीबन जो है 2.5 टाइम्स जो है तकरीबन ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है। तो ये बेसिकली वजह है जो हम कॉमन कलेक्टर को या वोल्टेज फॉलोअर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन एमिटर या किसी और स्टेज के साथ, और क्या उसके हमें एडवांटेजेस हासिल होते हैं। ठीक है,
तो ये सारा कुछ जो है ये आपके पास एग्जाम्पल के अंदर जो है, इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर लिया तो रिजल्ट्स उसके आपने देख लिए। अच्छा, ये इस सब के अलावा हम जो है एक सेकंड भी हमारे पास जो है, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर सकते हैं तो वो हमारे पास है कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो इनपुट है वो बेस के ऊपर है, आउटपुट है एमीटर पे, तो कॉमन टर्मिनल हुआ कोलेक्टर। सेकंड जो है यहाँ पे आपके पास भी इनपुट जो है वो बेस के ऊपर है, आउटपुट है एमीटर पे, तो ये भी एक आपके पास कॉमन कोलेक्टर। तो कॉन्फ़िगरेशन ये आपको नज़र आ रही है, इसको डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे सॉल्व करें? तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो भी एमिटर या लोड आपके पास यहाँ पे लगा होगा, नॉर्मल कॉमन कोलेक्टर उसके बीटा प्लस वन टाइम्स गेन प्रोवाइड करता है, जो भी रेजिस्टेंस इस पॉइंट से आगे नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक दफ़ा रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल लगेगा और बीटा प्लस वन टाइम्स वो रेजिस्टेंस हो गई। पर अभी क्या है कि आपके पास एक और भी ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर का लगा है, तो दोबारा यहाँ पे सेकंड केस में एक दफ़ा दोबारा से बीटा प्लस वन का गेन आपको मिल जाएगा। इसको वैल्यूज इसको जो है ज़रा डेरिवेशन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट से आगे देखें तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आती है, रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है आर ई। ठीक है, ऐसे ही है कि आर ई नज़र आ रही है, लेकिन जब हम इस पॉइंट से बिल्कुल एमीटर के साथ उधर से देखेंगे तो ये आर ई के साथ हमें एक एडिशनल जो चीज़ नज़र आएगी वो नज़र आएगी स्मॉल आर ई। ठीक है, कि इसकी एमीटर जो है आपके पास इंट्रिंसिक जो एक तरह की जो ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो भी नज़र आएगी, आर ई प्लस आर ई। गुड, ये होगी आपके पास इस पॉइंट से, लेकिन जब इधर से आप देखेंगे तो वो आपके पास बीटा टू प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बीटा टू प्लस वन, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जो हैं आपके पास डिफरेंट किस्म के ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर से तो आपको ये नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसके बिल्कुल साथ से यहाँ पर से देखेंगे और ये आर स्मॉल आर ई जो है इस ट्रांजिस्टर की वो भी जब नज़र आएगी तो वो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये सारे को इस तरीके से लेबल करें और यहाँ पे आप लिख दें आर ई। ये जो है आर ई, ये आर ई वन है पहले ट्रांजिस्टर का, और ये जो था आपके पास ये सेकंड ट्रांजिस्टर का है। गुड, तो ये सारा आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, और जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये सारी की सारी टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी एक और बीटा से, जो कि आपके पास होगा बीटा वन प्लस वन। ठीक है, तो ओवरऑल जब आपने ये इनपुट रेजिस्टेंस देखी इसकी, तो वो ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सा आपके पास जो है ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, जो कि एक तरह का जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। अब इसको अगर हम ज़रा एक दफ़ा ब्रेक डाउन इसका एनालिसिस करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो आर ई प्लस मैंने करके लिखा था वो इस केस में था कि अगर आप जो है आपके पास जो है यहाँ पे लोड रजिस्टर नहीं लगा हुआ। अगर लेकिन आपके पास यहाँ पे जो है लोड रजिस्टर भी लगा हो तो ये आर ई इन पैरेलल विद आर एल, मतलब कि इस पॉइंट से आगे जो भी रेजिस्टेंस आ रही है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। गुड। अच्छा, अब पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसको ग्रीन कलर में कर लें। आर ई के मुकाबले में स्मॉल आर ई आमतौर पे कम होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकेंगे।
दूसरा ये बीटा भी तकरीबन ज़्यादा होता है, तो इस बात को भी आपने नेगलेक्ट कर दिया। अब जब आर जो है ये मीटर रेजिस्टेंस के मुकाबले में जो है ये काफ़ी बड़ी थी, तो जब उसको बीटा प्लस वन या बीटा से मल्टीप्लाई करके आप इसमें करेंगे तो ये वाली टर्म भी नेगलेक्ट हो जाती है। इसको नेगलेक्ट किया, फिर आगे फिर मल्टीप्लाई को और बीटा वन प्लस वन से करना है। वन को भी इसमें थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब इसको सिंप्लीफाइड एक तरह का हम लिखेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है बीटा वन टाइम्स बीटा टू टाइम्स आर ई। ठीक है, तो मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब हम इसे देखें तो हमें पता चलता है कि अगर बीटा 100 है तो ये एक दफ़ा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हुई और दूसरी दफ़ा हुई, तो बीटा वन टाइम्स बीटा टू मतलब 10,000 गुना ये एम्पलीफाई होके हमारे पास आगे आ रही है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 किलो ओहम हो, ठीक है, तो 10,000 का मतलब ये है कि आपके पास इधर से देखने के ऊपर वो 10 मेगा ओहम नजर आएगी। ठीक है, 100 ओहम हो तो 1 मेगा ओहम नजर आएगी, 10 ओहम हो तो 100 किलो ओहम नजर आएगी। मतलब 10,000 टाइम्स जो है ये बहुत बड़ा आपके पास जो गेन आ रहा है, और ये एक मेजर एडवांटेज है डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा जी, सेकंड हमने जो एक चीज़ अब एवेल्यूएट करनी थी वो हम ये देखते हैं कि हमें आउटपुट रेजिस्टेंस क्या नज़र आएगी इस डायरेक्शन से देखने के ऊपर। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो पाथ बनते हैं एक ग्राउंड तक पहुँचने के। ये सर्किट आपके पास जो है डीसी में जनरल बना हुआ है, लेकिन मैं एसी मॉडल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो ये हिस्सा ग्राउंडेड है और ये भी ग्राउंडेड है। पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये इंडिपेंडेंट जो सप्लाई आपके पास है इसको आपने सप्रेस कर दिया। अच्छा जी, अब जब आपने यहाँ पे देखा तो आर ई नज़र आ रहा है और दूसरा हिस्सा एक ब्रांच ऊपर की तरफ को जा रही है। तो जब आप ये देखेंगे तो ये दोनों ब्रांचेस ग्राउंड की तरफ आपने लेके जानी है। ये तो डायरेक्ट ग्राउंड तक आ रहा है, तो इसको आपने क्या लिख देना है आर ई। लेकिन इसमें ऐड होते वक्त जो सेकंड ब्रांच है उसको ग्राउंड जब तक जो पहुंचाना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने मूव करना है। इधर से डायरेक्ट देखने के ऊपर ये रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगी आर ई टू। गुड। उसके बाद क्या है कि जो आपके पास यहाँ से रेजिस्टेंस नज़र आ रही है उसको आपने डिवाइड करना है बीटा टू प्लस वन से, क्योंकि जब आप आउटपुट या मीटर की साइड से देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपके पास रिड्यूस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जी इधर से देखने पे क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो वो आपको इस ट्रांजिस्टर की आर ई वन जो है वो आपको नज़र आ रही है, प्लस फर्दर एक और आपके पास भी जो है रेजिस्टेंस का है। तो ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का अपेरेंटली नज़र आ रहा है आपको सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व करने का ओवरऑल तरीका क्या है कि आप ग्राउंड के पास से आहिस्ता आहिस्ता मूव करें और रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल लगाते लगाते इस नोड तक पहुंचे। ठीक है, तो आर ई हमें एक ब्रांच में पता है, तो दूसरी ब्रांच में हम आप चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है जी आर सिग्नल है, पर जब आर सिग्नल को जो है हम इधर से देखेंगे मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमें नज़र आएगी आर सिग्नल बाय बीटा वन प्लस वन। और जब इधर से देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपको आर ई वन भी नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ कि हमारे पास ये जो टर्म है ये बनती है आर सिग्नल डिवाइडेड बाय बीटा वन प्लस वन। ठीक है, इसके साथ आपने कर दिया डिवाइड और इसके अंदर ऐड होगा प्लस आर ई वन के यहाँ से देखने पे जो है इसको रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्शन रूल से कम कर दिया और आर ई वन ऐड हो गया। फाइन, यहाँ तक आप पहुँच गए।
ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, इधर से देखने के ऊपर आपको ये भी फर्दर जो है बीटा 2+1 टाइम्स जो है रिड्यूस नजर आएगी, डिवाइडेड बाय बीटा 2+1। ठीक है, तो बीटा 2+1 टाइम्स इसको रिड्यूस कर दिया आपने, और फर्दर इसका Re2 भी आपको इसमें ऐड हुआ हुआ नजर आएगा, Re2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक पूरा हिस्सा जो है यहाँ पे बन गया, और ये इसमें सॉरी ऐड नहीं होना, ये इसके साथ आएगा पैरेलल में। ठीक है, तो अब जो एक रास्ता है वो यहाँ से सीधा ग्राउंड पे आ रहा है, दूसरा रास्ता जो है ये रेजिस्टेंस एक दफ़ा रिफ्लेक्ट हुई, आर ई में ऐड हुई, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हुई, आर ई में ऐड हुई, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि जी अगर आर ई की वैल्यू स्मॉल आर ई के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो स्मॉलर वैल्यू है आर ई की, ये आपके पास रहेगी, पैरेलल में ये कैपिटल आर ई एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आर सिग्नल को जब बीटा 1+1 से किया है, तो ये इतने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा कि आप इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको RE1 से आपने ऐड किया, ठीक है, 0+RE1 है, लेकिन ये भी फर्दर जो है बीटा 2+1 से हो रहा है, तो ये वाली टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि RE के मुकाबले में RE/बीटा प्लस वन सिग्निफिकेंटली कम है। तो ये सारी अप्रोक्सीमेशंस लगाने के बाद जो एंड रिजल्ट आपके पास आता है, तो वो आता है RE2 जो है, जो कि इमीडिएटली इस पॉइंट से ऊपर आपको जो रेजिस्टेंस थी, वो आपके पास इस ओवरऑल डार्लिंगटन पेयर की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने जो ये पूरा एक सर्किट आपके पास बना था, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपने आर ई मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर टाइम्स कर दी, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जो मर्जी आप पीछे सिग्नल रेजिस्टेंस और जो मर्जी कुछ हो, आपके पास वो आर ई आखिरी स्टेज की आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें जो है लाजमी नहीं है कि बायसिंग और सारी टेक्निक्स इसी तरीके से हों, इसमें ये भी पॉसिबल है कि करंट सोर्स के साथ बायस किया गया हो, तो वो थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट एक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, लेकिन आपने चेक उसी तरीके से करना है कि जी दोनों कॉमन कलेक्टर हैं, तो ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब यही जो मैंने चीज़ें अभी एवेल्यूएट की थी, वही बुक के अंदर जो है ये लिखी भी हुई है कि फिगर 7.4a shows a popular BJT circuit known as the Darlington configuration. It can be thought of as a variation of the common collector, common emitter circuit with a collector of Q1 connected to that of Q2. मतलब कि इसका जो कलेक्टर है Q1 का, वो आपने जो है बेस के साथ कनेक्ट कर दिया है Q2 के। ठीक है, तो अब जो है ये ओवरऑल इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर लगा हो, जिसका बीटा जो है बीटा 1 बीटा 2 हो, क्योंकि हमने देखा था इधर से जो है करंट का गेन किस तरह से आपको मिल रहा था। इट कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ हाई परफॉर्मेंस वोल्टेज फॉलोअर एज इलस्ट्रेटेड इन 7.4b, जैसे कि यहाँ पे जिसको हमने चेक भी किया था। Note that in this application the circuit can be considered as a cascaded connection of two common collector transistors. Solve करते वक्त हमने ऐसे ही किया था कि इसको cascade of two common collector transistors के तौर पे हमने solve किए, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी एप्लीकेशन उन जगहों पे है जहाँ पे आपने काफ़ी रेजिस्टेंस मैचिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये आपको जो है 10,000 टाइम्स जो है गेन जो है प्रोवाइड कर देगा, जो कि जहाँ पे आप जो है वोल्टेज फॉलोअर को यूज़ करना चाह रहे थे, डार्लिंगटन को यूज़ करेंगे तो ये और भी बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो है ये लेक्चर कंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और उसकी एक जो है एग्जांपल को हम देखेंगे।
ठीक है जी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो अभी लाइव लेक्चर के अंदर जो है आप पूछ सकते हैं।